वेलकम बैक टू नाइन्थ क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को कंप्यूटर के बेस्ट 25 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। कल के लेक्चर में मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि जितने भी टॉपिक मैंने आप सभी को पढ़ाए हैं उन सभी टॉपिक्स के अब हमें MCQs करना है। MCQs करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि उस टॉपिक से आपके किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। सो प्लीज़ केयरफुल रहना, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करना। हालांकि सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको न्यू पॉइंट मिलता है तो उस पॉइंट को आपको नोट ज़रूर करना है। नोट करने से होगा ये कि वो चीज़ें आपके पास रहेंगी और आगे चल के एग्ज़ाम टाइम आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा। शुरुआत करें, आप सभी लोग रेडी हैं? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर BIOS का सही पूर्ण रूप है। ये सभी को पता है, आप सभी को मैंने BIOS का पूरा नाम बताया है, लेकिन यहाँ पर आपको BIOS के पूर्ण नाम के अलावा मैं इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं दूंगी आपको, है ना, इतना तो जान ही गए होगे। तो यहाँ पर आपको पूरा पोस्टमार्टम करना है इन सभी का, जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का आपको जो है बिल्कुल पूरा पोस्टमार्टम कर देना है आज। ठीक, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए BIOS के बारे में। ठीक है, जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है सारी चीज़ें, बस आपको ध्यान से सुनना है। जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने पर आपको सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है वो आपकी BIOS होती है। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन दिखाई दी, मैंने क्या कहा, सबसे पहले दिखाई देने वाली स्क्रीन ही आपकी क्या है, BIOS होती है। BIOS का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बताया गया है आप सभी लोगों को, लेकिन ये नहीं आप लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में BIOS होता क्या है। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने पर हमें जो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देती है वही हमारा BIOS है। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसे कई बार आप सिस्टम BIOS भी कहते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कभी कभी इसे सिस्टम BIOS भी कह देते हैं। क्या? सिस्टम BIOS भी कह देते हैं, और कभी कभी इसे आपका PC BIOS भी कहते हैं, PC BIOS भी कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। होता क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, आखिर में क्या है? तो BIOS ना बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को जो है, कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बेसिकली आपका BIOS एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपके मदरबोर्ड के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ? मदरबोर्ड के साथ। आप सभी लोगों को मदरबोर्ड के बारे में बताया गया है कि मदरबोर्ड एक्चुअल में क्या होता है। तो उसी मदरबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ एक सॉफ्टवेयर होता है आपका BIOS। और जैसे ही आप कंप्यूटर अपना चालू करते हैं तो कंप्यूटर के चालू करने पर अपने आप शुरू हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अपने आप शुरू हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप अपना सिस्टम ऑन करेंगे, जैसे ही आपने ऑन किया, तुरंत आपको जो स्क्रीन दिखेगी वो BIOS है। ये अपने आप आपका चालू हो जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा। अब BIOS के बारे में एक खास बात ये है कि BIOS कंप्यूटर के ऑन होने पर, मैंने क्या कहा, BIOS आपका जो है, इसके बारे में खास बात ये है कि ये मदरबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर चालू करने पर अपने आप शुरू हो जाता है। और BIOS जो है आपके कंप्यूटर के ऑन होने पर रैम के बारे में बताया गया है, प्रोसेसर के बारे में भी आपको बताया गया है। रैम हुआ, प्रोसेसर हुआ, कीबोर्ड हुआ आपका, कीबोर्ड, और क्या, हार्ड डिस्क। इन सभी की पहचान कर क्या करता है, इन सभी को कॉन्फ़िगर करता है। क्या करता है? कॉन्फ़िगर। तो कभी भी पूछा जाए कि आपका इन सभी को कॉन्फ़िगर करने का काम, रैम को, प्रोसेसर को, कीबोर्ड को, हार्ड डिस्क को, इन सभी को कॉन्फ़िगर करने का काम किसका होता है? तो इन सभी को कॉन्फ़िगर करने का काम बेसिकली हमारे BIOS का होता है। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर मैं बात करूं कि ये बेसिकली आपका कहाँ पर स्थित होता है, तो अभी मैंने आपको मदरबोर्ड बताया है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं कि आपका बेसिकली रोम मेमोरी में आपका स्थित होता है। तो आपको याद रखना है, ये हमारे कंप्यूटर में रोम जो मेमोरी है आपकी, कहाँ पर? रोम मेमोरी में आपका स्थित होता है। ये शायद पूछा गया एक बार एग्जाम में। सो प्लीज़ आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना कि आपका रोम मेमोरी में आपका स्थित होता है BIOS। ठीक, और करता क्या है? कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी आपके हार्डवेयर होते हैं, इन सभी को पहचानता है। ठीक है, और आपका एक और ख़ास बात BIOS के बारे में वो ये है कि जो आपका BIOS है मुख्य रूप से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के काम आता है। क्या करता है? आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, इसको बूट करने के काम आता है। ये पूछा गया है आपसे कई बार, तो याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के काम BIOS ही आता है। जब आप कंप्यूटर ऑन होता है आपका, तो BIOS के द्वारा आपका जो है CMOS आपका सेटअप की जांच करता है।
उसी के बाद आपका तय करता है कि किस डिवाइस से सिस्टम बूट आपका कराया जाए। याद रखेंगे आप लोग इन सब चीज़ों को। तो इतनी चीज़ें आप सभी के लिए इनफ हैं और इन सभी को आप सभी को याद रखना होगा। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पता चल गया कि हमारे BIOS का फुल फॉर्म क्या है एक्चुअल में। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि फर्स्ट वन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किस में संग्रहित किए जाते हैं। तो रैम में, बायोस में, CPU में या फिर रजिस्टर में, बताइए। अभी अभी जस्ट मैं आपको बताकर आई हूँ कि बेसिकली आपके BIOS जो हैं ये आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बूट करने के काम करता है। तो इसको बूट करने का काम कौन करेगा? बायोस करेगा ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। पहले वाला क्वेश्चन आपसे UPPCL ARO में पूछा गया है, जो सेकंड क्वेश्चन है UPPCL स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। आपका सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे गए हैं कभी ना कभी। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक चीज़ बताइए कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का मेन काम क्या है। कंप्यूटर का मेन काम है आपका प्रोसेस करना। किसको प्रोसेस करना, किस में, ये आपको यहाँ पर बताना था कि आपका कंप्यूटर एक्चुअली किसको किस में प्रोसेस करता है। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर हमारा डेटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। किस में? इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। याद है कुछ आप लोगों को? डेटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस किया जाता है हमारे सिस्टम के द्वारा। याद है थोड़ा बहुत? तो यहाँ पर क्वेश्चन भी यही है कि आपका बेसिकली कंप्यूटर प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन में, किसको? डाटा को ना। तो यहाँ बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? नंबर को, डाटा को, इनपुट को या प्रोसेसर को? तो आप यहाँ पर तुरंत बता सकते हैं कि डेटा को जो है आपका बेसिकली इन्फॉर्मेशन में आपका कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है ना। आप लोगों को बताया गया है ना कि ये जो आपका बेसिकली डेटा होता है ये क्या होता है? ये बेसिकली आपका अनऑर्गेनाइज्ड आंकड़े होते हैं, है ना। अव्यवस्थित आंकड़े जिसे कहते हैं आप। और सूचना क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड आंकड़े होते हैं, है ना। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि डेटा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड होता है। कैसा होता है? अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि अव्यवस्थित आंकड़े जो हैं वो हमारा डेटा है। व्यवस्थित आंकड़े क्या हैं? व्यवस्थित आंकड़े हमारे इन्फॉर्मेशन में आते हैं। ठीक। अगर कभी पूछा जाए कि प्रोसेस के पहले की अवस्था क्या है, तो प्रोसेस के पहले की अवस्था डेटा है। प्रोसेस के बाद की अवस्था क्या है? तो आपका आंसर होगा इन्फॉर्मेशन, है ना। डेटा बेसिकली आपका दो भागों में विभाजित होता है। पहला तो हो सकता है आपका न्यूमेरिक डेटा हो सकता है। कौन सा? न्यूमेरिक डेटा हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है आपका? अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है ना। और तो आपका कुछ होगा नहीं। तो दो तरीके का डेटा आपको देखने को मिलता है, एक न्यूमेरिक एंड सेकंड वन आपका अल्फा न्यूमेरिक। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। बताइए कि आपके कंप्यूटर में जो डेटा है बेसिकली इसका जो भंडारण है वो किस रूप में होता है। ऑक्टल में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, डेसिमल में होता है या बाइनरी में होता है। आप सभी को पता है कि बेसिकली हमारे कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है। आपको बताया था मैंने कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जानता है ना। और कंप्यूटर में जो हमारा डेटा है तो वो डेटा हमारा हमेशा किस रूप में आपका स्टोर होके रहता है? 0 और 1 के फॉर्म में आपका स्टोर होके रहता है। और ये 0 और 1 को हम बेसिकली क्या कहते हैं? बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी। यानी कि हमारे कंप्यूटर में हमारा जो डेटा है वो बाइनरी के फॉर्म में आपका स्टोर होके रहता है। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये UPSSC लोअर 1 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बेसिकली आपका कंप्यूटर में डेटा 0 और 1 के फॉर्म में आपका स्टोर होके रहता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? बाइनरी कहते हैं या फिर आप द्विआधारी संख्या पद्धति भी कहते हैं, है ना। आप लोगों ने द्विआधारी संख्या पढ़ा है ना। तो द्विआधारी क्या है? यही तो है ना, 0 और 1। तो हमारा बाइनरी के रूप में स्टोर होके रहता है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। डैश अपूर्ण तथ्य को बताता है जबकि डैश में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। डैश रेफर्स टू इनकम्प्लीट फैक्ट वेयर एज इन डैश द डेटा बिकम्स मीनिंगफुल। अभी जस्ट कुछ ही मिनट भी नहीं हुए होंगे, आई थिंक, है ना, हो गए होंगे अब तो कुछ ही मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपका बेसिकली जो आपके रॉ फैक्ट्स हैं, जो इनकम्प्लीट फैक्ट्स हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं। जस्ट अभी आपको बता के आई हूँ कि इनकम्प्लीट फैक्ट्स यानी कि जो आपके रॉ फैक्ट्स हैं वो आपका क्या है? वो आपका डेटा है। जबकि आपके जो मीनिंगफुल आपकी जो डेटा है, मीनिंगफुल आपका जो डेटा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं।
अभी अभी आपको बताया गया है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक होता है डेटा और एक होता है आपका इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, एक लास्ट बार आपको बताया जा रहा है, इसके बाद तो फिर आगे ही बढ़ जाएंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा आपको बार बार, है ना। तो जो डेटा है वो हमारे इनकम्प्लीट फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इनकम्प्लीट फैक्ट्स होते हैं। इनकम्प्लीट फैक्ट कहें या फिर आप रॉ कहें, तो जो आपका रॉ चीज़ें हैं वो हमारी डेटा होती हैं। अव्यवस्थित आंकड़े हमारे क्या होते हैं? डेटा होते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ये हमारा मीनिंगफुल होता है, ठीक है। क्या होता है ये हमारा मीनिंगफुल होता है, जिसका कोई अर्थ हो वो हमारा इन्फॉर्मेशन है, जिसका कोई अर्थ ना हो वो हमारा डेटा है। दैट्स इट। तो आपको यहाँ पर समझ में आया, डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम लोग? सूचना कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखेंगे कि डेटा हमारा जो है रॉ फैक्ट्स हैं। क्या हैं? ये हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप सभी से, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या क्या रूप लेता है? व्हाट आर द कॉमन फॉर्म्स ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो आपको सिंपली ये बताना है कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है वो हमारा क्या है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप बताइए। अब अभी अभी मैंने आपको बताया है कि डेटा बेसिकली आपका क्या होता है, एक तो होता है न्यूमेरिक होता है। कैसा होता है? न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक जो आपका 0 to 9 होता है। एंड दूसरा होता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक। क्या होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक जो आपका होता है वो हमारा क्या होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि A to Z हमारे जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक में आते हैं, ठीक है। एंड एक और आपका होता है, आप इसको भी याद रख सकते हैं, सिंबॉलिक डेटा। कौन सा? सिंबॉलिक डेटा। सिंबॉलिक डेटा। सिंबॉलिक डेटा में क्या आता है आपका? सिंबॉलिक डेटा में आता है जैसे आपका प्लस आता है, माइनस आता है, और इसी में आपका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा। इसी में आपका क्या आ जाएगा? आपका एस्ट्रिक आ जाएगा, ठीक। एस्ट्रिक ये है। और क्या आ जाएगा इसी में? और जितने भी आपके सिंबल हैं वो सब हमारे सिंबॉलिक डेटा में आते हैं, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा बेसिकली आपका नंबर और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का रूप लेता है। किसका? नंबर का। और अल्फ़ा आपका जो है अल्फ़ा वर्टिकल कैरेक्टर के रूप में होता है, ठीक। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। देखिए क्वेश्चन आपका वही है, बस तरीका अलग है आपका। ये बेसिकली आपका ALD PO में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि आपका नंबर और अल्फ़ाबेटिकल जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली हमारे किस में आते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है। देखिए, कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है, ऑल द मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड। तो आप कंप्यूटर के जितने भी मशीनरी और आपके उपकरण हैं इन सभी को क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे, या चिप्स कहेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहेंगे? तो अभी मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ है आपके लिए। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे मशीनरी और आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आप क्या कहेंगे। याद करिए, आपको बताया गया है कि कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण जो आपके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स को, उनको हम हार्डवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। याद आ रहा आप लोगों को? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। थोड़ा थोड़ा आप रिकॉल करिए, अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा प्रेशर डालिए। याद आ गया होगा अभी कि एक्चुअल में हार्डवेयर आपके क्या होते हैं, ठीक। तो जितने भी हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे मशीनरी चीज़ें हैं हमारी कंप्यूटर में, उनको हम हार्डवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन पढ़िए कि वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? प्रिंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या फिर मेन्यू? अभी अभी जस्ट आपको बता के आई हूँ कि आपका बेसिकली ऐसे डिवाइस, व्हाट आर द डिवाइसेस दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी एंड टच। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जिन्हें आप छू सकें, जिन्हें आप देख सकें, वो हार्डवेयर हैं, ठीक है। जैसे आपका जो सिस्टम है उसमें आपका जो मॉनिटर है आप इसको छू सकते हैं, यानी कि ये हार्डवेयर है। आपका CPU जो है उसको आप छू सकते हैं, यानी कि ये हार्डवेयर है। उसके अलावा आपका जो कीबोर्ड है इसको आप छू सकते हैं, ठीक है, इसको आप छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर है। माउस, इसको आप छू सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया? प्रिंटर भी हमारा हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि इसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें आप देख सकें, जिन्हें आप छू सकें, उनको हम हार्डवेयर की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक।
आप लोगों को बताया था मैंने एक एग्जांपल कि जैसे मेरा रूम है, तो मेरे रूम में मैं अभी टेबल पे बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो ये टेबल मेरा हार्डवेयर कहलाएगा। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं बता रही हूँ, अब मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे मेरे सामने मेरा पेन है, मैं जिससे लिख रही हूँ, तो ये हार्डवेयर की कैटेगरी में, क्योंकि मैं इसे छू भी सक रही हूँ और मैं इसे देख भी सक रही हूँ। पानी का एक बॉटल है, इसे मैं छू भी सक रही हूँ, देख भी सक रही हूँ, तो ये हार्डवेयर की कैटेगरी में आया। ऐसे ही हमें कंप्यूटर सिस्टम की आपको भाग देखना है, ऐसे भाग जिन्हें आप छू सकें, देख सकें, उन सभी को हम हार्डवेयर की कैटेगरी में रखेंगे। आई होप अभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपसे, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। द रिटन प्रोग्राम दैट कॉजेज द कंप्यूटर टू वर्क इन अ डिजायर्ड वे इज कॉल्ड। आपको ये बताना है कि बेसिकली आपके जो रिटन प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के तरीके से बेसिकली परिचित कराते हैं, तो उनको क्या कहते हैं। आप लोगों को अभी कुछ ही दिन पहले पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है, ये वाला सॉफ्टवेयर का पढ़ाया गया है कि नहीं, जहाँ पर आपको मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छे से बताया, फिर मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, और फिर मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। किसके बारे में? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। तो सॉफ्टवेयर आप पढ़ के आए हैं, और मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब प्रोग्राम कहें या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहें, जो बेसिकली बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, वही हमारा क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए बताइए अब आप लोग। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखेंगे आप लोग कि सॉफ्टवेयर आपका बेसिकली प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग आपकी लैंग्वेज जो है कोई सी भी हो सकती है, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं? जैसे आपका सी हुआ, C++ हुआ, जावा हुआ, कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इन लैंग्वेज में, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, और जिसके अनुसार दिए गए डेटा को आपका जो है बेसिकली प्रोसेस किया जाता है। आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर वाले जो पार्ट्स हैं ना, वो भी सॉफ्टवेयर के निर्देशों पर ही कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें हार्डवेयर से कोई काम करवाना है तो हमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे भाई। तो वो इंस्ट्रक्शन आपके बेसिकली क्या होंगे? सेट ऑफ आपके जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो क्या होंगे? यही हैं हमारे सॉफ्टवेयर। यही सॉफ्टवेयर हैं जो इनको आपका इंस्ट्रक्शन देंगे, और ये आपके हार्डवेयर वाले जो पार्ट्स हैं वो कार्य करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही आपके हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया गया है। अगेन मैं इसको समझा देती हूँ। जैसे आपके सिस्टम में जो हार्डवेयर वाले पार्ट हैं, ठीक है, आपका कोई सा भी हार्डवेयर वाला पार्ट है, मान के चलिए कि आप यही मान लीजिए प्रिंटर ही है, ठीक है, आपने माना कि भाई हमें प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक। तो अगर आपको प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवाना है तो आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। यही इंस्ट्रक्शन, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं आपको, जो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपने, यही हमारा सॉफ्टवेयर है। क्या है? यही हमारा सॉफ्टवेयर है। याद रखेंगे आप लोग कि इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, समझ में आया इतना आप लोगों को? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताने कि कौन सा सॉफ्टवेयर का आपका एग्जाम्पल है। CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को सोचना भी पड़ेगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए। CPU क्या है? CPU को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, दैट मीन्स ये हमारा हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD जिसे आप कहते हैं, CD को भाई आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये हमारा हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा। मॉनिटर, मॉनिटर को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में मैंने आपको कल के ही लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है, जब मैंने यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जाके देख लेना एक बार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैंने आप लोगों को बताया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। इवन इतना भी बताया था कि मैं पहले जिस पर वर्क करती थी वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, और अभी जिस पर मैं वर्क कर रही हूँ वो क्या है, बताया गया है ना आप लोगों को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें आपके स्लाइड्स के फॉर्म में डेटा होता है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें आपने देखा कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी 3 आपके हार्डवेयर पार्ट्स हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं पानी पी लूँ। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। इसमें आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है। द डेटा यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए आपका यूज़ किया जाने वाला डेटा कहें या सूचना कहें, उसको आप क्या कहेंगे बताइए।
ये क्वेश्चन आपका एसबीआई में आया हुआ है। ये बेसिकली आपको यहाँ पर याद रखना है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डेटा को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर से ही हमारा कंप्यूटर चलता है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर चले ही ना। क्यों? क्योंकि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन कोई काम करेगा नहीं। और यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम सॉफ्टवेयर कह देते हैं। फिर से समझिए, जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो जब आप छोटे थे, एक बात बताइए, तो छोटे होने पर जैसे मम्मी कहती थी, जैसे घर वाले बड़े हमसे कहते थे, हम वही काम करते थे। हम अपने संज्ञान से कुछ नहीं करते थे। लेकिन हम बड़े हुए तो हमने समझा कि क्या कहते हैं, हमें ये करना है या फिर हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बुद्धि और विवेक है ना। तो आपके अंदर क्या है? बुद्धि और विवेक है। विवेक क्या है? विवेक है, आपके अंदर बुद्धि है। लेकिन कंप्यूटर जो भाई साहब हैं, इनके पास बुद्धि और विवेक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मशीन है। मशीन के अंदर थोड़ी ना दिल धड़कन होती है। अब इसका भी क्या किसी के लिए दिल धड़केगा? नहीं ना। दिल तो सिर्फ इंसान का ही धड़कता है ना। तो हमारा जो बेसिकली मशीन होती है, उनके पास दिल नहीं होता, उनके पास बुद्धि और विवेक नहीं होता है। याद रखेंगे आप लोग। तो ये जो आपकी ऐसी चीज़ें जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिनके पास विवेक नहीं है, तो उनको हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं कि ये लो, ये डेटा लो और तुम इस पर काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। तो ये जो हम करवाते हैं काम, तो इनके लिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना कि भ्राताश्री एक काम करो, ऐसा हमारा ये बेसिकली हमारा जोड़ या फिर जो भी एडिशन है, जो भी आपको करवाना है, हमारा ये काम कर दो। तो ये आपने इंस्ट्रक्शन दिया ना। तो ये इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, इन्हीं को हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, इन्हीं को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इतना समझ में आया? अगर कंप्यूटर को निर्देश ना देना पड़े, तो कंप्यूटर अगर हम लोगों जैसा सोचने लगे, तो कंप्यूटर को भी एक ना एक दिन जाके कभी ना कभी किसी ना किसी से, आप समझ ही सकते हैं कि लगाव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप समझ जाइए यहाँ पर कि हमारी मशीन जो होती है, उनको हम इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, चाहे कोई सी भी मशीन हो। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी के घर में वॉशिंग मशीन है, उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है, लेकिन उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। यहाँ पर बहुत सारे आपके जो है घुमाने के लिए दिए रहते हैं, तो आप वो घुमाते हो। ये आप क्या कर रहे हो? उसको निर्देश ही तो दे रहे हो ना एक तरीके से। फ्रिज है, आजकल आपने फ्रिज देखे हैं, तो उनमें मैंने तो पास से नहीं देखा है, बट मैंने जैसे कोई मूवी वगैरह में देखा है, तो यहाँ पर भी उनमें जो है एक तरीके से स्क्रीन लगी होती है। तो आप उसको टच करेंगे तो वो वैसा वैसा करता जाता है और वैसा वैसा आपको चीज़ें मिलती जाती हैं। तो ये बेसिकली क्या है? इंस्ट्रक्शन ही तो दे रहे हैं आप लोग, है ना। आप अपने फ़ोन में इंस्ट्रक्शन ही तो देते हैं। फ़ोन अपने आप से तो कुछ करता नहीं, पहले तो आप इंस्ट्रक्शन देंगे ना उस फ़ोन को। तो यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं और उसी सॉफ्टवेयर पर हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। ओके, आई होप अभी समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका यूपी PCL ARO में आया हुआ है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर हैज़ द साइज ऑफ अ वर्ड। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कैसा? एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है, या फिर हर मामले में निश्चित होता है, या फिर एक कंप्यूटर में निश्चित, लेकिन विभिन्न कंपनियों के कंप्यूटर के बीच आपका भिन्न होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कंप्यूटर में एक शब्द जो है, एक वर्ड जो है आपका बेसिकली, इसका साइज़ क्या होता है। तो याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का जो बेसिकली आपका नेचुरल डेटा का साइज़ होता है, वो CPU के आधार पर एक शब्द का आकार या कंप्यूटर से दूसरे में आपका जो है भिन्न होता है। मैंने क्या कहा? नहीं समझ में आया? अभी मैं समझाती हूँ। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो डेटा का साइज़ है, डेटा का साइज़, ये जो डेटा का साइज़ है वो बेसिकली आपके CPU के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे में भिन्न होता है। क्यों? CPU ऐसा करता है, CPU के आधार पर ही आपका ये भिन्न हो जा रहा है। तो अभी आपको समझ में आया कि कंप्यूटर का जो डेटा है, इस डेटा का साइज़ आपका CPU के आधार पर एक शब्द का जो आकार है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपका डिफरेंट होता है। मेरा बस यही कहने का मतलब है कि आपका जो है डेटा का साइज़ डिफरेंट होता है, इस CPU के आधार पर ऐसा हो रहा है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आया कि डेटा जो है, इसका साइज़ जो है भिन्न होता है आपका। क्यों होता है? CPU के आधार पर ही ये जो डेटा है, इसका साइज़ आपका चेंज हो जाता है। ठीक,
जैसे 16 बिट का अगर आपका CPU है, 16 बिट आप लोगों ने सुना होगा ये सब तो है ना, 16 बिट 32 बिट। अगर 16 बिट का आपका CPU है तो इसके लिए आपके कंप्यूटर के लिए एक शब्द जो है, एक वर्ड जो है आपका, ये 16 बिट्स का होगा। कितने का? 16 बिट्स का होगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको कि अगर आपका 16 बिट का है तो 16 बिट होगा। और अगर 64 बिट का है, कितने का है? 64 बिट का है तो एक वर्ड का साइज़ आपका 64 बिट का होगा। सिंपल सी बात है ये तो आपका यहाँ पर ये बेसिकली गलत नंबरिंग कर दी गई है ना, 2 3 और यहाँ पर 4 होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ CPU। तो CPU के कॉम्पोनेंट्स बताइए। आप लोगों को ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ये भी बेसिकली आपका UPPCL ARO में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक, तो CPU के घटक कौन कौन से होते हैं आप लोगों को याद है, पढ़ाया गया है ये सारी चीज़ें आप लोगों को। तो यहाँ पर रैम और रोम ऑप्शन है, ALU और मेमोरी, ALU और रजिस्टर, ALU कंट्रोल यूनिट। पता होगा आप लोगों को CPU के जो कंपोनेंट है ALU और आपका कंट्रोल यूनिट होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, सोचना ही नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपके CPU के अंतर्गत क्या आते हैं? CPU का फुल फॉर्म याद है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो CPU है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये आपसे पूछा गया है। CPU का काम क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करना। डेटा को कौन प्रोसेस करता है? तो डेटा को प्रोसेस करने का काम CPU करते हैं, है ना। अब हम CPU की बात करें तो CPU को बेसिकली आपके हार्डवेयर की दृष्टि से, किसकी? हार्डवेयर की दृष्टि से आपका जो है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका कंट्रोल यूनिट, और दूसरा होता है आपका अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, जिसे आप ALU कहते हैं। एंड आपका थर्ड होता है आपका कौन सा? स्टोर यूनिट। क्या होता है? स्टोर यूनिट होता है। ठीक, मेमोरी यूनिट जिसे आप कहते हैं ना, वही है आपका। तो आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट एंड आपका स्टोर यूनिट, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा? आपका आंसर सही होगा फोर्थ, है ना, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है जो कि आप लिख लीजिए। कौन सा ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पर? ऑप्शन है, आई मीन एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, वो है आपकी स्टोर यूनिट। ठीक है, स्टोर यूनिट। ठीक, तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से कि कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? तो विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा? CPU, मेमोरी, कीबोर्ड, डिस्प्ले। बताइए। ये बेसिकली आपका AHC यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट RGC में आपसे पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग इतनी मेहनत को देखते हुए, आप लोगों को शायद ही कोई आइडिया हो कि ये जो पावर पॉइंट पर जो स्लाइड्स बनते हैं इनमें भी बहुत टाइम जाता है। एक एक चीज़ मुझे देखनी पड़ती है। इस स्लाइड को ही बनाने में मुझे लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, और 2 घंटे बनाने के बाद फिर एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, कोई जो है आपका लिखा हुआ कुछ गलत तो नहीं लिखा है। पहले इसको मैं हिंदी में लिखती हूँ, फिर इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करती हूँ, फिर इसके इंग्लिश लिखती हूँ, फिर ये सारी चीज़ें करने में ना लगभग 2 से ढाई घंटे हो जाता है, सिर्फ इतना सा काम करने में। तो इतनी मेहनत जो लगी है ना, इस मेहनत का आप लोग रिज़ल्ट ज़रूर से दीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उसका मुझे रिस्पॉन्स मिले। हर किसी के मन में एक चाह होती है, और मेरे मन में यही चाह है कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ मुझे उसका रिस्पॉन्स मिले, और वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमेंट से और आपके लाइक से। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और एक अच्छा कॉमेंट कर दिया करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब बताना है क्वेश्चन की विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा। अभी आपको बताया है कि अगर आपके कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है तो डेटा को प्रोसेस करने का जो बेसिकली कार्य होता है वो किसका होता है? आपके CPU का होता है। किसका? CPU का कहें या फिर प्रोसेसर का कहें, है ना। तो यहाँ पर प्रोसेसर तो है नहीं है, तो CPU है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। ये क्वेश्चन अच्छा है। यदि आप अपने PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपडेट करना होगा। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर PC यू नीड टू अपडेट द फॉलोइंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो PC है यानी कि पर्सनल कंप्यूटर है ना, तो उसकी कार्य क्षमता यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को आपको जो है इम्प्रूव करना है, तब आप इनमें से ये जो आपको दिए गए हैं इनमें से किसको अपडेट करेंगे? CPU को अपडेट करेंगे, मॉनिटर को अपडेट करेंगे, कीबोर्ड को अपडेट करेंगे, या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपसे UPPCL
UPPCL में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो याद रखना है यहाँ पर आपको कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने CPU को अपग्रेड करें। किसको? CPU को अपग्रेड करें। ठीक, किसको? CPU को अपग्रेड करेंगे। किसको? CPU को। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि अपग्रेड किसको करेंगे हम? CPU को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि CPU किसी भी कंप्यूटर का एक मेन भाग होता है। मेन पार्ट अगर है किसी भी कंप्यूटर का तो वो हमारा CPU है, जिससे आपकी सारी की सारी गणनाएं होती हैं। CPU जितना तेज़ी से काम करेगा PC की कार्य क्षमता उतनी अच्छी होगी। यानी कि अगर आपको कार्य क्षमता बढ़ाना है तो आपको CPU को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो CPU क्या करेगा? जितना फास्ट आपका काम करेगा, जितना तेज़ आपका काम करेगा, PC की कार्य क्षमता इतनी ही ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली एग्जीक्यूटेड बाय द CPU? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहले इस क्वेश्चन को समझना है आपको। ये क्वेश्चन आपसे UPPCL में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे से बता देंगे क्योंकि मैंने ये बताया हुआ है आपको, इसलिए मैं आप लोगों पे भरोसा कर रही हूँ। ठीक है, वर्तमान का मतलब समझ रहे हैं? करंट में। ठीक है, करंट में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम का मतलब समझ रहे हैं ना? स्टोर डेटा और आपके जो प्रोग्राम है उनकी बात की जा रही है। तो निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? मतलब करेंटली जो आपका बेसिकली डेटा है, जो आपका करंट डेटा कहें या फिर आपके प्रोग्राम कहें, ध्यान से समझिएगा कि करंट डेटा या आपका जो करंट प्रोग्राम है उसको CPU द्वारा कौन स्टोर करता है? समझ रहे हैं? और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपसे पूछा गया है, बस अलग अलग तरीके से, कि करंट डेटा या प्रोग्राम को, जो भी आपका करंट डेटा या प्रोग्राम है तो उसको कौन स्टोर करता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी करंट डेटा या फिर प्रोग्राम होगा उसको हमेशा जो है आपका स्टोर किया जाता है कहाँ पर? प्राइमरी मेमोरी में। कहाँ पर? प्राइमरी मेमोरी में। तो याद रखिएगा प्राइमरी मेमोरी जो है आपका यहाँ पर स्टोर किया जाता है। सहायक मेमोरी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सहायक मेमोरी यानी कि ऑक्सिलरी, बताया गया है ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में आप लोगों को। ऑक्सिलरी, गौड़ मेमोरी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम गौड़ मेमोरी कहते हैं। एंड तृतीयक को हम कहते हैं टर्शियरी। क्या कहते हैं? टर्शियरी, TIARY, टर्शियरी मेमोरी। ठीक, तो जो भी हमारा करंट प्रोग्राम या डेटा होंगे वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? रजिस्टर तथा रैम या फिर हार्ड डिस्क। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज टू द CPU? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि CPU में इंटरनल स्टोरेज के लिए आपके रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। ठीक, रजिस्टर। ठीक, रजिस्टर जो होते हैं बेसिकली ये हमारे डेटा को स्टोर करने की, किसको? डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई। तो डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी जो इकाई है वो हमारे रजिस्टर होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 होगा, सही होगा। याद रखिएगा कि आपके जो CPU हैं इनको इंटरनल स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है। ये अच्छा क्वेश्चन था और ये भी आपसे पूछा गया है, UPPCL ऑफिस असिस्टेंट में पूछा गया है। तो रजिस्टर जो होते हैं आपके बेसिकली आपके जो डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जो कि आपके CPU में इंटरनल स्टोरेज के लिए होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं। अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा डैश किया जाता है। पहले तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। वो ये है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, ठीक है, उसके बाद होगा आपका डैश यहाँ पर। ठीक, और उसके बाद होगा कि द्वारा किया जाता है। ठीक, इसको कट कर लीजिए यहाँ से, ये तो मिस्टेक ही हो गया कुछ, है ना। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। जब आप छोटे थे आप सभी को याद है कि आपके टीचर बोलते थे खाली स्थान भरिए। अब आपको यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आपको बताना है कि इस ब्लैंक में जो आपका ये ब्लैंक है इसमें आप क्या फिल करेंगे कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण पेरिफेरल द्वारा किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण मेमोरी द्वारा किया जाता है, या फिर इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण स्टोरेज द्वारा किया जाता है, या फिर इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है। अब बताइए आप लोगों को न जाने कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कहें। देखिए, इनपुट का
आउटपुट में आप रूपांतरण कहें, आउटपुट में रूपांतरण कहें, या फिर डेटा का इन्फॉर्मेशन में आपका जो है रूपांतरण कहें। रूपांतरण यानी समझ रहे हैं ना, आप प्रोसेस कह दीजिए वो सही है, ठीक है। डेटा का, या फिर आप डेटा का इन्फॉर्मेशन में करें, या फिर कंप्यूटर में ये कहें कि प्रोसेसिंग का काम कौन करता है। ये सभी के सभी काम हमारे सीपीयू भाई साहब के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। याद रखेंगे कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन सीपीयू करता है। डेटा का इन्फॉर्मेशन में कन्वर्जन सीपीयू करता है, ठीक है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड, आपका जो मस्तिष्क है वो कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, वो डिवाइस आपको बताना है। अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। अब मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई। और ये क्वेश्चन आपसे एसबीआई में पूछा गया है, और इसके पहले वाला क्वेश्चन आपसे आईबीपीएस में पूछा गया था। किसमें? आईबीपीएस क्लर्क का क्वेश्चन था। तो अब आप देखिए कि लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि वो हार्डवेयर डिवाइस बता दीजिए आप यहाँ पर जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। जबकि मैंने आपको अपने मन से बताया था कि इनपुट जो है आपका, इस इनपुट को आउटपुट में परिवर्तन कहें, डेटा को आपका इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन कहें। ये सभी का सभी काम जो है हमारा किसका है? ये सभी का सभी काम हमारा होता है हमारे प्रोसेसर का, हमारे सीपीयू का होता है। जस्ट अभी बताया है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर सोचना ही नहीं है इतना आपको, है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है। ठीक, क्वेश्चन देखिए। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है, उस यूनिट को आप क्या कहेंगे? द यूनिट अंडर whose supervision the process of input, output, processing and storage is done is called arithmetic logic unit, output unit, memory unit या फिर कंट्रोल यूनिट। जब मैंने आपको सीपीयू पढ़ाया था तो मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एएलयू के बारे में, सीयू के बारे में, एमयू के बारे में बताया। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इन सभी के बारे में बताया हुआ है। वहाँ पर मैंने आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया था। कंट्रोल यूनिट जो है बेसिकली आपकी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। और इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट जो है आपकी इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, इसका निर्धारण कंट्रोल यूनिट ही करता है। क्या करता है कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट जो आपकी इनपुट डिवाइस हैं, इन इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोर डिवाइस में कब डालना है, इसका निर्धारण यानी कि इसका डिसीजन कंट्रोल यूनिट लेता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका कंट्रोल यूनिट, कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है वही हमारा कंट्रोल यूनिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट है, लेकिन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। डैश पोर्ट डिजिटल कैमकोर्ड्स बाहर मतलब एक्सटर्नल है ये, ठीक है। क्या एक्सटर्नल की बात की जा रही है, तो मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव तथा अन्य युक्तियाँ जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकते हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरित करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। जो आपका यूएसबी है, यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है आपकी, ये बेसिकली आपका जो है कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यूएसबी के बारे में आपको बताया गया है, लेकिन इतनी चीज़ें आपको नहीं पता थी, तो ये आपको याद रखना है कि यूएसबी करता क्या है। यूएसबी आपका कंप्यूटर जो है इसके कंप्यूटर कैमरा, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, इन सभी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। याद रखेंगे आप लोग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये क्या करता है, ये दो कंप्यूटरों को संयोजित करके आपका हाई स्पीड में फाइल का ट्रांसफ़र जो है उसको भेजने में भी आपका प्रयुक्त होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन श्रेणी यानी कि यूएसबी। ठीक, श्रेणी यानी कि सीरियल, इस चीज़ को याद रखिएगा। समांतर यानी कि पैरेलल, PARALLEL। इंफ्रारेड तो पता ही है आप सभी को, है ना, फायर वायर पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचानें। आपको यहाँ पर जो आपका
डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है, इसका करेक्ट सीक्वेंस पहचानना है। इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज या फिर स्टोरेज स्टेज। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, स्टोरेज स्टेज या फिर आउटपुट स्टेज। प्रोसेसिंग स्टेज, इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज या फिर स्टोरेज स्टेज। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज या फिर स्टोरेज स्टेज। तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग जो आपकी साइकिल है, इसका सही सीक्वेंस क्या होगा आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि सबसे पहले तो मैम हमारा इनपुट स्टेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम सबसे पहले इनपुट देते हैं भाई। हम इनपुट नहीं देंगे तो हमारा काम ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा इनपुट स्टेज आता है, उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग स्टेज आएगा। क्या? प्रोसेसिंग स्टेज आएगा, प्रोसेसिंग स्टेज आएगा। उसके बाद हमारा आउटपुट स्टेज आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा आउटपुट आएगा। क्या आएगा? आउटपुट होगा, यानी कि आउटपुट स्टेज। और आउटपुट आने के बाद जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको स्टोर किया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा? स्टोरेज स्टेज होगा। क्या? स्टोरेज स्टेज होगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई? मैं फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद आपकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद आपका आउटपुट आएगा और इसी आउटपुट को आप जो है फिर स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? ये वाला सही होगा, है ना। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज स्टेज। पहले तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता को निम्न मात्रक से मापा जाता है। तो आपका जो वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर मेजर्ड बाय द फॉलोइंग यूनिट, आपको बताना है कि कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो आप किस में मेज़र करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है आपसे। ये बेसिकली आपका यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट में आया हुआ है और आरआरबी अहमदाबाद में भी आपका स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को हम बेसिकली मेगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। किस में? मेगाहर्ट्ज़ में मापते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। किसके आधार पर? 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। मतलब हमारे कंप्यूटर ने 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन, निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन हुआ ना, तो कितने इंस्ट्रक्शन को आपका जो है प्रोसेस किया है, इस आधार पर आप मापते हैं। 1 सेकंड में आपके कितने इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया गया है, इस आधार पर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को मापा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेजर ऑफ सीपीयू स्पीड। ये क्वेश्चन भी आपसे आरआरबी एसएससी में पूछा गया है और ये अच्छा क्वेश्चन है कि आपका इनमें से कौन सा एक तरीके से वैलिड आपका जो है पैमाना नहीं है जो कि आपका सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है, ठीक। नहीं दर्शाता है, पहले तो इस नहीं को हाईलाइट करिए, ऐसा ढूंढना है जो दर्शाता ही नहीं हो, ठीक है। तो जो सीपीयू की गति है, सीपीयू की जो स्पीड है, वो हम हर्ट्ज़ में और आपका मिप्स में, मैंने आपको बताया था मिप्स में, और किस में मापते हैं? MFLOPS, ठीक है, इसमें मापते हैं। लेकिन हम बाइट में नहीं मापते हैं। किस में? बाइट में नहीं मापते हैं, याद रखिएगा। बाइट हमारा बेसिकली मेमोरी का मात्रक है। बाइट किसका है? मेमोरी का मात्रक है, मेमोरी का, ठीक। आप लोगों को मिप्स का फुल फॉर्म याद है? आप लोगों को बताया गया था। मिप्स का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड मिप्स, ठीक। आप लोगों को मैंने फ्लॉप्स का फुल फॉर्म बताया था ना, याद करिए आप लोगों को बस एम नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो एम यानी कि यहाँ पर मिलियन होता है। क्या होता है? मिलियन। अब फ्लॉप्स का तो पता ही है आप लोगों को, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो लिख लीजिए यहाँ पर फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग पॉइंट, POINT पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, OPERATIONS, ऑपरेशंस पर सेकेंड। याद रखेंगे इतनी चीज़ें आप लोग। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ हल्का सा। हर्ट्ज़ तो पता ही है, मिप्स होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, एम यहाँ पर मिलियन के लिए स्टैंड होता है, फ्लॉप्स होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई कि सीपीयू की जो स्पीड है वो बेसिकली आप किस में मापते हैं? हर्ट्ज़ में भी मापते हैं, मिप्स में भी मापते हैं, और MFLOPS यानी कि आपका
एम फ्लॉप्स में भी मापते हैं। तो मिप्स यहाँ पर किसके लिए स्टैंड हो रहा है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और आपका फ्लॉप्स का फुल फॉर्म ऑलरेडी आप सभी को पता है, और एम यहाँ पर स्टैंड करता है मिलियन के लिए। तो बाइट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि बाइट जो है ये बेसिकली हमारे मेमोरी का मात्रक होता है। बाकी 3 हमारे जो हैं किस लिए हैं, ये CPU की स्पीड के लिए हैं, जो हमारी CPU की स्पीड को मेज़र करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आप सभी को। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।